बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और हमारी टीम आज पहुंची है राजस्थान के भरतपुर। आपको बता दें, यहां सरसों अनुसंधान केंद्र में हम पहुंचे हैं और आज तमाम किसान भाइयों से चर्चा करेंगे फसलों के बारे में और भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में। लेकिन सबसे पहले परिचय करा देते हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हमारे तमाम विशेषज्ञों का। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विजयवीर सिंह यहाँ सरसों अनुसंधान निदेशालय में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा जो मुख्य कार्य है वो है विभिन्न किस्मों का जो विभिन्न परिस्थितियों के लिए हम निकालते हैं उनका विकास करना और प्रजनक बीज का उत्पादन करना। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर पीके राय, मैं यहाँ सरसों अनुसंधान निदेशालय में निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर हरवीर सिंह सरसों अनुसंधान निदेशालय में वैज्ञानिक के पद पर कार्य कर रहा हूं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले विशेषज्ञों के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाएंगे। और उसके बाद तमाम किसान भाई भी यहां पहुंचे हैं और छात्र भी यहां मौजूद हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां, यानी अपने लिए तालियां बजाइए जोरदार। और जैसा कि आप जानते हैं, किसान प्रश्न मंच पर तमाम प्रश्न आज हम आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आप लोग देंगे और उसके बाद इनाम के हकदार बनेंगे। लेकिन यह तय करेंगे विशेषज्ञ कि किसको कब देना है, किसको इनाम का हकदार बनाना है। तो सवालों की शुरुआत करेंगे और सवालों की शुरुआत सबसे पहले आप लोगों से करेंगे, क्योंकि सरसों के बारे में जो सवाल है वो आपके लिए है। बहुत गौर से सुनिएगा और जो जवाब देगा वो इनाम का हकदार बनेगा, ये आप लोग जानते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सरसों की फसल की कटाई में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सरसों की फसल की कटाई में क्या क्या सावधानियां आप लोगों को बरतनी चाहिए वो आपको बताना है। और मैं आपके पास आऊंगा, हाथ उठाइएगा, आपके पास आएंगे, आप नाम बताइएगा और उसके बाद सीधा जवाब आपसे जानेंगे। तो देखिए, हाथ उठने भी शुरू हो चुके हैं और यहां हाथ उठने शुरू हो गए हैं किसान भाइयों के, आपके पास आते हैं। लेकिन जिस तरह से आपको इसका जवाब देना है उसके लिए तैयार हो जाइए। और आपको पता है, अगर आपको इनाम का हकदार आपको यहां बनाया जाता है तो आपको कब दिया जाएगा। तो देखिए, हाथ उठने शुरू हो गए। देखिए, किसान भाइयों ने हाथ उठाने शुरू कर दिए हैं। आते हैं किसान भाई के पास और सीधा जवाब यहां जानेंगे। देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंत राम है, गांव मुरवारा का रहने वाला हूं जो है। और सरसों में कटाई में 75% जो है फली पीली हो जाए तभी ही हमारी कटाई करनी चाहिए सरसों की जो है, फलियों की जो है। और उसकी अब जो कटाई करने के बाद में एक अच्छी तरह से जो है रखनी चाहिए जो। ठीक है, और भी किसान भाई जो जवाब देना चाहते हो, जो यहाँ मौजूद हो और इस वक्त जवाब देना चाहते हैं, तो कोई और छात्र या किसान? देखिए, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से समझें कि आखिर किस तरह से सरसों की कटाई बुआई के बारे में तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश इस प्रश्न मंच पर की जा रही है। और भी किसान भाइयों ने हाथ उठाना शुरू कर दिया। देखिए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मैं श्री भगवान शर्मा, सुभाष नगर भरतपुर से किसान हूँ जी। सरसों की कटाई के बारे में जैसा कि आपने पूछा है कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए, विशेष रूप से सावधानी का तौर यही है कि जब हमारी सरसों की फसल अंतिम स्टेज में आती है तो सबसे पहले उसकी खेती को साफ सफाई के लिए जहाँ उसको एकत्रित करके हमको रखना चाहिए, उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन और आपको क्या बोलते हैं कीटाणु रहित बना लेना चाहिए, जिससे कि कोई मतलब फंसी हुई फसल में हमारे में कोई फंगीसाइड वगैरह का इफेक्ट ना हो। और काटने से पहले जैसे हमारी फली जो पहचान में आ जाती है कि पीलापन पे आता है, नमी कुछ रहती है, अगर खेती में किसी कारणवश अगर नमी विशेष है और फलाव पीलापन पे है तो शायद मेरे हिसाब से उसको नमी को पूरा ख़त्म होने चाहिए तक वेट करनी चाहिए। और रखने के लिए कुछ हमारी प्रकृति से भी जो आपदाएं आ सकती हैं तो उसके लिए भी स्टोरेज के लिए या तो हमें प्रिकॉशन करते हुए पहले से ही अपनी त्रिपाल वगैरह का भी मतलब साथ में प्रिजर्व करना चाहिए, जिससे कि कोई
आपदा से बचाव रह सके। तो देखिए साफ सफाई के बारे में किसान बता रहे हैं और किस तरह से कटाई के बाद उनको सावधानियां बरतनी चाहिए वो लगातार बता रहे हैं। तमाम और किसानों ने भी हाथ और छात्रों ने भी उठाने शुरू कर दिए। देखिए पीछे आते हैं, एक छात्र यहां हाथ उठा रहे हैं, वो भी जवाब देना चाह रहे हैं। उनके पास भी आएंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो क्या जानकारी इसको लेकर रखते हैं। सर सरसों की कटाई के समय को लेकर है, यानी उसको ना ज़्यादा जल्दी काट लेना चाहिए ना उसमें देरी करनी चाहिए। अगर हम उसमें जल्दी उसकी कटाई कर लेते हैं तो उसको कृत्रिम रूप से सुखाया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि उसमें जो 2 से 3% जो नुकसान होता है तेल की मात्रा में उसको बचाया जा सके। ठीक है, तो देखिए तमाम छात्र और किसान यहाँ जवाब दे रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वो सही जवाब दें, लेकिन ये विशेषज्ञ तय करेंगे कि किसने सही जवाब दिया है। हालांकि तीनों ने ही मिलता जुलता जवाब अब तक दिया है और किसान भाई भी हाथ उठा रहे थे, आपने भी हाथ उठाया। आइए अब। मेरा नाम वीरेश भगौरा है, भरतपुर जिला सेवर ब्लॉक और टांडा गांव से रिलेटेड हूँ। तो सबसे पहले तो आजकल मोबाइलों पर भी मौसम की जानकारी रहती है, तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारे सरसों की जो हार्वेस्टिंग हम करने जा रहे हैं तो उस समय कोई बारिश तो नहीं हो सकती है या मौसम कैसा रहेगा। इसके बाद में हमें 75% हमारी जो फलियां हैं वो पीली हो गई, तो समझो कि हमारी जो मस्टर्ड है वो कटने के लिए तैयार हो गई। फिर बात आती है उसके बाद हमें जहाँ रखना है पॉलीथीन लगा के कैसे वेस्टेज को रोका जा सके उसको रखना है। फिर उसके बाद में जब हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं या उसको ये भी देख लें कि जब हम इसके मशीन से निकलवाएंगे थ्रेशर से तो उसमें दाने कम से कम कटें ताकि वेस्टेज कम हो। तो बिल्कुल देखिए साफ सफाई का ख्याल रखना है और वेस्टेज कम हो इसका भी खास ख्याल रखना है और ये सावधानियां लगातार किसान बताते हुए नजर आ रहे हैं। और भी किसान हैं जो प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, आपने भी हाथ उठाया था, बताइए आपका क्या जवाब है और क्या नाम है? सर मेरा नाम नरपत सिंह है और जैसे सरसों की कटाई के बारे में बताया कि 75% तो नमी होनी चाहिए और ज़्यादातर किसान भाई शाम के समय करते हैं तो उसमें दाने जड़ने की संभावना रहती है, तो मोस्टली सुबह के समय में कटाई करनी चाहिए। ये भी एक विशेष सावधानी का काम करता है। ठीक है, तो तमाम प्रयास किए हैं और प्रयास किसका सही है ये विशेषज्ञ बताएंगे। विशेषज्ञों पर मैं छोड़ूंगा क्योंकि जिस तरह से जवाब दिए गए हैं वो तमाम मिलते जुलते जवाब ही नजर आए हैं, लेकिन अब मैं विशेषज्ञों पर छोड़ता हूं कि किसका जवाब सही है और कौन इनाम का हकदार है, ये घोषणा भी आपको करनी है। 5 किसानों ने इसमें उत्तर दिए हैं। नरपत सिंह जी आप 75% नमी बोल गए, थोड़ा सा डेविएशन हो गया। 75% जो फली हैं वो पीली हो जाए तो नमी नहीं बोलनी चाहिए थी। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ना तो सरसों उस समय ओवर मैच्योर हो, मतलब ज़्यादा नहीं पक जाए। अगर बहुत ज़्यादा पक जाएगी तो उसमें दानों का आपका नुकसान होगा और अल्टीमेटली वो उपज में भी नुकसान होता है। इसमें 2 तरह की विधि रहते हैं, एक तो कंबाइन से अपन काटें, तो कंबाइन में ये ज़रूर करते हैं कि थोड़ी सी वो ज़्यादा पक जाए जिससे कि उसमें दाना गीला होकर उस समय वो कटे नहीं। अगर आप हाशिए से काट रहे हैं किसान भाई तो 75% जो फलियां पीली पड़ जाती हैं वो जवाब थोड़ा बिल्कुल सही है और उसमें ढेर बना के उसको रख दें, उसको सुखा लें, उसके बाद में फिर उसकी थ्रेसिंग करें और बाद में भंडारण करें। बसंत राम जी मुरवारा को इसमें विजेता घोषित कर दिया जाए। जोरदार तालियां बजाइए इन बुजुर्ग किसान के लिए। यहाँ इनको कप दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सही और सटीक जवाब दिया है। बहुत शुक्रिया, तालियां बजा दीजिए जोरदार। बैठिए। तो देखिए जिस तरह से जवाब दिया गया था उसके बाद इनाम की घोषणा हुई और हमने उनको कप देकर यहां सम्मानित किया है। तो सरसों की फसल की कटाई में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए मैं विशेषज्ञों से कहूंगा एक बार फिर से विस्तार से हमारे किसान भाइयों को और दर्शकों को बताएं। देखो किसान भाइयों, ये पूरा परिचर्चा हो रही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें आपको 75% ऐसा कोई वो नहीं होता है। खेत को आप एक बार देख लें कि भाई इसमें ठीक है, अधिकतर जो फलियां पीलापन आ गया है तो वो कटाई के लिए बिल्कुल तैयार होती है। दूसरे एक ने कि भाई मौसम को देख लेना चाहिए, वो बात भी बिल्कुल सही है, उसको देख लें और कटाई करते समय उसको एक जगह इकट्ठा करते जाएं। किसान भाई ये करते हैं कि भाई नीचे से नहीं काटें, उसको इस जगह से काटेंगे फलियाँ पूरी कट जाएँ, जिससे कि आप जो डंठल बच रहे हैं उसको ईंधन के रूप में काम में ले सकते हैं। तो आपको दोनों लाभ होंगे कि आपको जलाने के लिए ईंधन भी मिल जाएगा और आपको ये फली भी मिल जाएंगी जो कि आपकी उपज का मुख्य हिस्सा है। उसके बाद में किसी जो पक्के स्थान है उस पर उसको एक जगह ला के और उसको सूर्य की धूप में बढ़िया आप सुखा के और तब उसको
थ्रेसिंग करें। अगर आपने उसको कच्ची थोड़ी सी भी थ्रेस कर ली तो अगर आप उसको बोने के काम में लेते हैं तो उसकी जो जर्मिनेशन है वो भी घट जाता है। तो ये सावधानियां हैं जो कि किसान को 2-3 सावधानियां मुख्य रूप से रखनी चाहिए। तो देखिए, लगातार प्रश्न मंच पर हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर आप दे रहे हैं और इनाम के हकदार बन रहे हैं। और लगातार एक्सपर्ट्स हमारे साथ, विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं जो बता रहे हैं कि कौन है इनाम का हकदार और कौन सही जवाब दे रहा है। तो आपको भी अगर बनना है इनाम का हकदार और सही जवाब आपके पास है तो आप भी बताइएगा, और अगर जवाब है, भले ही वो गलत हो, लेकिन आप जवाब दीजिएगा ताकि पता चल सके और करेक्ट वो जवाब आपका हो सके आने वाले समय के लिए। इसलिए एक और सवाल आप लोगों से पूछूंगा और उसके बाद आपको जवाब देना है। उसी तरह से मैं आपके पास आऊंगा, आप खड़े हो जाइएगा और आप अपना उत्तर दीजिएगा। तो सरसों की फसल की प्रोसेसिंग की क्या प्रक्रिया है ये आपको बताना है। तो सरसों से जुड़े हुए लगातार यहां हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब आपको देना है। आपके पास मैं आऊंगा, देखिए हाथ उठाइएगा जिसको भी पता है सरसों की फसल की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या है। देखिए कितने लोगों को पता है, जल्दी से हाथ उठा लीजिए और उसके बाद हम आपके पास आएंगे और पूछेंगे सरसों की फसल की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया। जिन लोगों को भी पता है वो हाथ उठा सकते हैं। तो देखिए हाथ उठाएं, अगर आपके पास जवाब गलत भी होगा तो कम से कम आपकी जानकारी करेक्ट तो होगी। तो देखिए तमाम हाथ उठने लगे हैं और अब उनके पास आएंगे और उनसे जानेंगे। तो शुरुआत शुरू से ही करते हैं, किसान से ही करते हैं। किसान भाई हमारे हाथ उठा रहे हैं जी, नाम बताइए। जी, मेरा नाम नरपत सिंह है। जैसा कि आपने पूछा कि प्रोसेसिंग क्या होती है और सरसों की प्रोसेसिंग कैसे करनी चाहिए, तो किसान भाइयों मैं इसके लिए ये कहूँगा आपको कि जैसे फसल पक जाए जी, 75% जैसे फली का पकाव हो जाए, फलियाँ सुनहरे रंग की हो जाए, उस समय कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई के बाद में उसको पक्के जो खलिहान होता है उसको वहाँ पे सुखाना चाहिए। सुखा के और या फिर सुखाने के बाद में थ्रेसिंग की सहायता से उसको दानों को अलग कर लेते हैं और भूसा अलग हो जाता है। उसके बाद में दानों को अलग ग्रेडिंग के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं और बोरियों में भर के सुरक्षित स्थानों पे रख दिया जाता है या गोदामों में रख दिया जाता है। तो देखिए इन्होंने जवाब दिया है, गोदामों में रख दिया जाता है, तमाम ख्याल उसका रखना होता है। और भी किसानों ने हाथ उठाए थे, जल्दी से खड़े हो जाइए। तो हम पीछे इस बार जाएंगे और जानेंगे कि इन छात्रों को कितनी जानकारी है, जो सवाल हमने पूछा है वाकई वो उसके बारे में जानते हैं, क्या सही उत्तर वो दे पाएंगे। तो तमाम हाथ उठे थे, जल्दी से खड़े हो जाइए। जिसने हाथ उठाया था खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए और उसके बाद बताइए। मेरा नाम पुष्पेंद्र है, मैं MSc फाइनल का स्टूडेंट हूँ। सरसों की जो खेती है इसकी प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि सरसों सितंबर के लास्ट वीक में बोई जाती है। पहले तो हमको भूमि को ना तैयार करना होता है, जैसे कि इसकी जुताई वगैरह करनी होती है, उसमें मैज वगैरह लगानी होती है। फिर उसके बाद में इसमें यूरिया वगैरह डाल जाता है। फिर उसको एक दिन बाद शाम को उसको मैज लगा के छोड़ दिया जाता है। फिर सुबह के टाइम में इसको सरसों को बोया जाता है। फिर उसके बाद सरसों 7 से 8 दिन में जब उगाती है ना, तब उसमें देखते हैं कि अगर उसमें खरपतवार है तो उसमें हम नराई लगाते हैं। अगर खरपतवार नहीं है तो उसमें 20 से 25 दिन के बाद हम उसमें पहला पानी देते हैं। पानी के बाद में जब 20 से 25 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद में दूसरा पानी लगाते हैं। फिर वो फसल ना तीसरे महीने के बाद में मैच्योर हो जाती है। फिर उसके बाद में जो कटाई की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि फलियां मतलब 70% जो सूख जाती हैं और उसके बाद में उसकी जो पत्ती वगैरह है ना वो झड़ जाती है। फिर उसके बाद में उसको काट लिया जाता है। फिर उसको एक सुरक्षित और सेफ स्थान पर रख दिया जाता है इकट्ठा करके। फिर उसको जब थ्रेसिंग के बाद उसको जब अगर उसमें मॉइस्ट है तो उसको सुखा दिया जाता है, अगर मॉइस्ट नहीं है तो उसको गोडा में भर के रख दिया जाता है। बैठिए। और भी छात्रों ने हाथ उठाए थे, जल्दी से खड़े हो जाइए। आपने हाथ उठाया था जी, क्या नाम है आपका बताइए। जी कौशलेंद्र, मैं D फार्मा कर रहा हूँ हरिदत्त कॉलेज से। इसको नवंबर में बोया जाता है और इसको काटने के और बुवाई के लिए हम मशीनों का उपयोग करते हैं। और बोने के बाद इसको कम से कम हम 1 महीने बाद इसमें जो है पहला पानी देते हैं। जो पौधा जो है हमारा कम से कम 12 से 13 इंच का हो जाता है, तब इसमें हम पानी देते हैं। ठीक है। और भी किसान और भी छात्र जो कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो देखिए ये भी बताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अभय प्रताप सिंह जी। सरसों की फसल के लिए जैसे ही खरीफ की फसल खत्म हो उसके बाद गहरी सी जुताई देकर भुरभुरी जब मिट्टी हो जाती है उसमें मतलब उसके बाद गहरी जुताई देने के बाद उसमें खेत में
खाद वगैरह बो दिया जाता है। उसके पश्चात 1 या 2 या 3 दिन जैसा मौसम है उसके अनुकूल मौसम को देख के कि पपड़ा नहीं मार जाए, उस चीज़ों को सब मौसम वगैरह को देख के सरसों के बीज का बीजोपचार करने के बाद उसको बो दिया जाता है खेत में। और जब सरसों की फसल अगर आपको 1 पानी देने की सुविधा है तो 1 पानी के लिए सरसों की फसल में 45 दिन की होने के पश्चात पानी दिया जाता है। और अगर 2 पानी दे सकते हैं अगर आप, तो पहला पानी 30 या 35 दिन की अवधि में और दूसरा पानी करीबन 75 या 80 दिन की अवधि में दे देना चाहिए। और सर उसके बाद जब सरसों की फसल का पकाव आता है तो पकाव के टाइम पे जब खेत में पीला पड़ने लग जाए, सर ने बताया, तो जब खेत पीला पड़ जाए तो उसमें अगर आप थ्रेसर से कटवाना चाहते हैं तो मतलब फसल ऐसी फलियां बजने लग जानी चाहिए, उस प्रकार से हो जाएं, तो उस टाइम पे थ्रेसर से मतलब कम पान से कटवा देना चाहिए। और थ्रेसर के लिए थोड़ी नमी वाली फसल काटनी चाहिए और फिर उसको उचित प्रकार से प्रबंधन करके उसको निकली हुई सरसों को सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। ठीक है, तमाम जानकारी आप भी दे रहे थे कि किस तरह से कटाई, किस तरह से बुआई और किस तरह से उसकी थ्रेसिंग करनी चाहिए, लेकिन और भी किसान है। आपने भी हाथ उठाया था, जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मैं श्री भगवान शर्मा। सरसों की प्रोसेसिंग का मतलब शुरुआत से लेकर के हार्वेस्टिंग तक के लिए इसके कुछ मतलब विकल्प दिए हुए हैं। और जो जागृत किसान है वो तो अपने हिसाब से देख लेते हैं, लेकिन जो पहले से ही जो एक अनुमानित ज़मीन को तैयार करने के बाद में बुवाई करते हैं और बुवाई पे कुछ एक टेम्परेचर, जब उचित टेम्परेचर तापमान आ जाता है जब उसकी सरसों की बुवाई की जाती है। और बुवाई के कुछ दिन 45 दिन के आसपास में या कुड़ी के ऊपर में जब सरसों हो जाती है उसके बाद ही उचित पानी देना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा पेड़ होता है तो वो मिट्टी से पानी देने के टाइम में जो फ्लड इरिगेशन जो करते हैं हम लोग उससे दबने की चांस रहते हैं। तो इसके जब इसको गांडर के टाइप पर आती है 45 के दिन के अंदर में वो हो जाती है। जब वो पानी की शायद मेरे ख्याल से एक फसल ऐसी है कि जो कम पानी में मतलब उपज देती है, तो इसमें जहाँ तक है दूसरा पानी देने की तो आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, एक ही पानी से हो जाती, क्योंकि ये फसल ही कम पानी वाली फसल है। और इसी कारण हमारे क्षेत्र में विशेष रूप से ये उपज देती है। और जब फसल हार्वेस्टिंग के टाइम पे आती है तो अपने अंदाज से ही पहचान जाते हैं किसान कि भाई हमारी फसल अब पकने पे आ गई है। काट लेते हैं, काटने के बाद में उसको खलान से या कैसे भी तरीक़ा से उसके जो सीड कलेक्ट करने के बाद में अदर प्रोसेसिंग जो आदमी आती है, मंडी जाना का ले जाना है या अपना प्रिजर्व करना है या MSP पे सेल करना है, ना किस तरीक़ा से क्या होता है, इसका कई प्रोसेस आगे के अन्य हैं। बैठिए, तो तमाम किसान लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो फसलों का सही तरीके से उसको कर पाते हैं और सही तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने जवाब दिया। तो जवाब किसका सही है ये तो विशेषज्ञ ही तय करेंगे, लेकिन लगातार जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं और तमाम सवाल सरसों से जुड़े हुए किसान और छात्रों से पूछ रहे हैं कि अब वाकई उन्होंने जवाब सटीक दिया है और ये तय करना है विशेषज्ञों को। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूं सर, बताइए कि कौन सही जवाब दे पाया है, कौन इनाम का हकदार है, और ये भी बताइए कि सही प्रोसेसिंग किस तरीके से की जाती है। देखिए, इसमें हमारे कुल 3 छात्रों ने और 2 किसान भाइयों ने इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करी है। प्रसंस्करण जो है, प्रोसेसिंग जो शुरू होती है प्रक्रिया राई सरसों में, वो शुरू होती है जब हम थ्रेसिंग कर लेते हैं और दाने निकाल लेते हैं, उससे फलियों से दाने आपको मिल जाते हैं। उसके बाद क्या प्रसंस्करण करना है वो वहाँ से प्रोसेस शुरू होता है। तो छात्रों ने बहुत कोशिश करी और उन्होंने बिजाई, खेत की तैयारी से लेके और कटाई तक की बात करी। तो इसमें जो सबसे सही या कुछ हद तक मतलब हम कह सकते हैं जवाब देने की कोशिश शुरू में करी नरपत सिंह जी ने। उनको मैं चाहूँगा कि आप कप दे करके इनको। आइए नरपत सिंह जी, देखिए आपके नाम की घोषणा हो चुकी है और आपने जो प्रयास किया था वो सफल हुआ है, क्योंकि आपने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही था, ये विशेषज्ञों द्वारा कहा गया। आइए इधर आइए, और आप इनाम के हकदार यहां बन गए हैं। जोरदार तालियां नरपत जी के लिए बजाइए। लीजिए।
तो देखिए लगातार सवाल जवाब का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सही प्रोसेसिंग के बारे में विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सही प्रोसेसिंग होती है। प्रयास किया है नरपत सिंह जी ने, आप भी प्रयास कीजिए और आप भी इनाम के हकदार बनिए, क्योंकि तमाम सर्दी के बीच आप लोग यहां पहुंचे हैं तो आपकी जानकारी देश के किसानों तक पहुंचे, हमारे दर्शकों तक पहुंचे, ताकि आप जो भी बता पाए, अगर आप गलत बताते हैं तो उसे करेक्ट किया जा सके और आप सही बता रहे हैं तो लोगों के काम आ सके। इसलिए आपसे लगातार ये गुजारिश हम लोग करेंगे, किसान प्रश्न मंच लगातार आपसे ये कह रहा है कि आप सवाल का सही जवाब दीजिए और हकदार बनिए। तो इसलिए एक और सवाल सरसों से जुड़ा हुआ, क्योंकि सरसों को लेकर जिस तरह से राजस्थान में लोगों को नॉलेज है, लोगों को जानकारी है, उसी से जुड़ा हुआ किसानों से ये सवाल मेरा है, सरसों को मंडी में ले जाने से पहले कैसे साफ किया जाता है और उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए मंडी में ले जाने से पहले सरसों को कैसे साफ आप लोग करते हैं और उसकी प्रक्रिया भी आप लोग बताइए, ताकि आप भी इनाम के हकदार बन सके। तो देखिए प्रयास कर रहे हैं लोग, तमाम हाथ उठा रहे हैं और मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से भी कि हाथ उठाएं और अपनी जानकारी साझा करें ताकि वो इनाम के हकदार बने, साथ ही उनकी जानकारी लोगों तक पहुंच सके। तो कोशिश लगातार छात्र भी कर रहे हैं और किसान भी कर रहे हैं। तो शुरुआत छात्रों से इस बार करते हैं, क्योंकि छात्र लगातार हाथ उठा रहे हैं और मैं आऊंगा आपके पास। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय रजा है। सबसे पहले तो हमें सरसों को मंडी में ले जाने के लिए जो है, जैसा कि आपने प्रश्न किया है उसका उत्तर मैं अपनी भाषा में देना चाहूँगा कि सरसों की जो जैसे थ्रेसिंग कराते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देख लेना चाहिए कि सरसों में जो जितना भी कूड़ा आ रहा है वो कूड़ा नहीं आना चाहिए। इसके अलावा जो छजना होता है, छाछ द्वारा या मध्य हवा में उसको सरसों को उड़ा लेनी चाहिए। उड़ाने के बाद उसको सही तरीके से साफ करके और जो कट्टे होते हैं उसे पैक करके ले जाना चाहिए, ताकि हमारी फसल रास्ते में कहीं बर्बाद ना हो और कहीं अगर फटती है या कुछ होती है तो फसल पे नुकसान ना हो। और जो भी अपना बीज निकलेगा उसको सही तरीके से साफ करके मंडी में ले जाना चाहिए, जिससे कि इस किसानों को रेट सही मिलेगा। ठीक है, देखिए कोशिश की है इन्होंने बताने की किस तरह से सही दाम आप पा सकते हैं। सही जवाब है इनका तो वो विशेषज्ञ ही तय कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह से कोशिश इनकी तरफ से की गई है और इस कोशिश को लेकर और भी लोग कोशिश करना चाह रहे हैं, तो इसलिए और किसानों के पास भी मैं आना चाहूंगा, उनसे भी समझना चाहूंगा कि क्या वाकई उनको भी जानकारी है। क्योंकि सरसों को लेकर जिस तरह से खेती की जाती है राजस्थान में, भरतपुर में और तमाम राजस्थान में जो बुआई है सरसों की वो बहुत ज्यादा होती है और पैदावार भी बहुत ज्यादा होती है। इसको लेकर किसको सही जानकारी है, सरसों को मंडी में ले जाने से पहले कैसे साफ किया जाता है और उसकी प्रक्रिया क्या होती है, जो बता पाएगा वो इनाम का हकदार बनेगा। इसलिए आप लोगों से कहेंगे कि आप भी खड़े होइए और बताइए, जिसने हाथ उठाया था वो खड़े हो जाएं जल्दी से। देखिए ये छात्र हैं, इन्होंने भी हाथ उठाया था और ये भी प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रांशु गौतम। एंड मैं यही बोलूँगा कि जैसे कि अच्छी तरीके से थ्रेसिंग करो, उसकी सरसों है तो उसके बीज अच्छी तरीके से निकाल दो। थ्रेसिंग की कई विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं। आप उसको कूट भी सकते हो। बहुत से गाँव में मैंने भी देखा है कि उसको रास्ते में छोड़ देते हैं, फिर उस पे से कोई व्हीकल जाता है तो उससे भी उसके बीज अलग हो जाते हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगा, उसकी अच्छी से थ्रेसिंग करने के बाद सारे बीजों को देख लेना उसकी नमी कैसी है और उसको अच्छी तरीके से अपने बोरी या कट्टे में भर के आप बाज़ार में जाएं, मंडी में जाएं। यहाँ पे भी भरतपुर में हमारी एक सरसों मंडी है, बहुत बड़ी है। तो मैं वो बोलता हूँ आप वहाँ पे जाके जो उचित दाम हो उसमें आप सेल करें। तो देखिए ये भी बता रहे थे कि किस तरह से साफ सफाई करनी है और मंडी में अगर दुगना दाम लेना है, ज्यादा दाम लेना है तो मंडी में जाएं और किस तरह से साफ सफाई आपको करनी है वो भी ये बता रहे थे। और भी किसान और भी छात्र कोई प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है ये जवाब देने की, तो खड़ा हो जाए जल्दी से। देखिए तमाम किसान हैं, तमाम छात्र हैं। देखिए छात्र लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। छात्रों के पास फिर से मैं आना चाहूँगा। जैसे कटाई के बाद हम मंडी में जब सरसों को ले जाते हैं तो सरसों को अच्छी तरह से साफ़ करके उसको कूड़ा बिल्कुल क्लीन करके उसके और उनसे कट्टों में भर के अच्छे से, और हम मंडी में जब उसको लेकर पहुंचते हैं तो वहाँ पे अच्छे से पक्की जगह पे रख के साफ़ सफाई से वहाँ पे हम देखते हैं उसको। और ठीक है, देखिए कोशिश और तमाम लोग कर रहे हैं। यहाँ भी कुछ छात्र हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए, बताइए। मेरा नाम अंकित कुंतल है, मैं भरतपुर का ही रहने वाला हूँ। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ। तो प्रोसेसिंग ये है कि उसको पहले थ्रेसिंग के बाद जब पक जाए अच्छी तरह से उसे थ्रेसिंग करना चाहिए और उसको अच्छी प्रकार साफ़ कर लें। थ्रेसिंग के बाद भी मैंने देखा है कूड़ा रह जाता है, हम भी खेती करते हैं तो उसमें कूड़ा रह जाता है, तो उसको हल्की हवा में कूड़े को हटा दें। फिर उसे ऐसा करें कि किसी बोरी या कट्टे में भर के ले जाते हैं
तो इससे अच्छा होता है कि आप उसे हवा में रखें, थोड़ा खुले बोरे जो सूती आते हैं उनमें रखें, प्लास्टिक के कट्टों में नहीं रखें, जिससे उसे हवा लगती रहती है तो वो अच्छी प्रकार अच्छा बना रहता है और उसको आप मंडी में ले जा सकते हैं, जिससे आप उचित दाम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, और भी किसान हैं, छात्र हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपके पास भी आएंगे। क्या नाम है आपका? आ जाइए, इधर आ जाइए, आप बताइए, प्रश्न का उत्तर बताइए। मेरा नाम है आदित्य सिंह और मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि जब हम थ्रेसिंग कर लें, थ्रेसिंग करने के बाद जब हमारे बीज हमारे पास आ जाते हैं तो कभी कभार हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में हम जल्दी थ्रेसिंग कर लेते हैं और हमारे बीजों के अंदर जो नमी है वो ज़्यादा बनी रहती है। तो उसको मंडी में ले जाने से, बेचने से पहले एक बार उन बीजों की अच्छे से जाँच कर लें, उनकी साफ़ सफाई कर लें, और अगर आपको लग रहा है कि बीजों में अगर अब भी नमी बनी हुई तो पहले उसको अच्छी तरीके से धूप में सुखा लें जितनी उनकी आवश्यकता हो, फिर उसको बोरे में भर करके फिर जा करके मंडी में ले जा करके उसे बेचें। तो देखिए कोशिश कर रहे हैं कि बोरे में ले जाएं और साफ सुथरा करके ले जाएं ताकि वो वहां उसे सही दाम पर बेच पाएं और सही दाम पाएं। तो इसलिए यहां भी कोशिश की जा रही है ताकि इनाम के हकदार बन जाएं। देखिए कोशिश कर रहे हैं छात्र, और भी छात्र यहां मौजूद हैं, उनके पास भी मैं आना चाहूंगा और उनसे भी समझूंगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। मेरा नाम अवधेश मैथिल है, मैं बीएड फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। तो फसल की कटाई के बाद उसमें सबसे ज़्यादा समस्या होती है गंदगी की। उस गंदगी को साफ़ करने के लिए आप उसको साफ़ पानी से एक बार वॉश कर सकते हैं, रिंस कर सकते हैं, जिससे उसकी थोड़ी बहुत गंदगी निकल जाए, और फिर उसको सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद जो भी अगर उसमें बाकी जो गंदगी बचती है, जो सॉलिड डेब्रिस वगैरह जो बचते हैं, उनको आप मैनुअली पिक कर सकते हैं। तो देखिए तमाम कोशिश की जा रही है, छात्रों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, और ये प्रयास कितना सफल है ये विशेषज्ञ ही बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ इनाम पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जानकारी जरूर दी जा रही है लेकिन कहीं सही तो कहीं गलत, लेकिन उस जानकारी से जरूर सामने आ रहा है कि वो जानकारी जरूर रखते हैं और खेती जरूर करते हैं, जिसकी वजह से वो ये जवाब दे पा रहे हैं। तो विशेषज्ञों पर मैं ये छोड़ूंगा और वो ये तय करें कि कौन सही हकदार है इनाम का, और साथ ही ये भी बताएं कि सही तरीका क्या है इस सवाल का। इस सवाल का जवाब 5 छात्रों ने दिया है, और उसमें मैं चाहूँगा कि सबसे सटीक जवाब जो छात्र हैं गौतम, उन्होंने दिया है, क्योंकि इसका जो सही जवाब है वो मैं बताता हूँ। मंडी में हमको सरसों ले जाने से पहले हमको सबसे ज़्यादा उसकी साफ़ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए, और हमको उसको छलने से छान करके और उसमें जो कूड़ा करकट है उसको उड़ा देना चाहिए, और उसको अच्छे बोरों में भरकर, जो फटे हुए नहीं हों उनमें बोरों में भरकर, और हमको उसको मंडी के लिए ले जाना चाहिए। तो इन सावधानियों का, साफ़ सफाई का, और जो कूड़ा है सरसों में उस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि किसान भाइयों को मंडी में उसका अच्छा वो जो कीमत है वो मिल पाएगी। तो देखिए जिस छात्र के नाम की घोषणा की है विशेषज्ञों ने, वो आ जाएं जल्दी से, इनाम के हकदार वो बन चुके हैं। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। तो देखिए इनाम के हकदार ये बन चुके हैं। इन छात्र को यहाँ कब दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने सही जवाब दिया। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। सही जवाब देने वालों को यहाँ इनाम का हकदार बनाया जा रहा है, और विशेषज्ञ बताएंगे इस जवाब में क्या सही था और क्या गलत। देखिए किसान भाइयों, जब हम थ्रेसिंग करते हैं तो थ्रेसिंग के बाद उसमें जो फलियां हैं उनके कुछ छिलके भी रह जाते हैं, और कुछ मिट्टी भी आ जाती है थ्रेसिंग के दौरान या कटाई के समय। तो इनको जैसा बताया गया कि हल्की हवा चल रही हो या कुछ पेडेस्टल फैन या इस तरह का लगा के, और इसको एक बार तो ये जो इनर्ट मटेरियल है जिसको हम कहते हैं, जो कूड़ा करकट है, ये उड़ जाता है। फिर इसको हम छानते हैं छन्नी से, जिसमें कुछ कटे वटे दाने निकल जाते हैं, और फिर नमी का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे 8 से 10% नमी, मतलब इसको आप थ्रेसिंग फ्लोर पे जो पक्का है उस पर दिन में सुबह के समय फैला लें और उसको दिन भर सूखने दें, फिर शाम को इसकी ढेरी लगा लें और इसको पॉलीथीन से ढक दें। तो ऐसा 3-4 दिन 5 दिन करने के बाद जब आप को लगे कि इसमें 8 से 10%, और वो भी आप दांत से दबाएंगे तो आपको एक अच्छा अनुमान हो जाएगा कि इसमें नमी काफ़ी कम हो गई है, तब उसको जूट के बोरों में भरें। क्योंकि ये बीज जो है ना, जीवित एक तरह से चीज़ है, तो इसमें श्वसन की प्रक्रिया चलती रहती है, और अगर आप प्लास्टिक के बोरों में भरते हैं तो उसमें श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो नमी और आ जाती है, तो उससे आपके जो है ना वो बीज में फिर से जो है ना नमी का और ये
ख़राब होते हैं बीज। तो इसका विशेष ध्यान रखें तो आपको निश्चित तौर पर मंडी में अच्छा दाम मिलेगा। तो देखिए विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपको ख्याल रखना है और इस सवाल का सही जवाब भी उन्होंने बताया कि क्या इसका सही जवाब होता है। लेकिन यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं योजनाओं के बारे में। भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं हम लोगों के लिए चलाई जा रही हैं, हम किसान भाइयों के लिए चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के बारे में बात करेंगे। उन योजनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न आप लोगों से पूछेंगे और वही तरीका है जो इससे पहले भी आपके साथ हमने देखा कि आपको सवाल का जवाब देना है और इनाम का हकदार बनना है। तो इसलिए अब सवाल है कुसुम योजना के बारे में। जी हां, आपको बता दें प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में यह सवाल है। गौर से आप लोग सुनिए और उसका सही जवाब देने पर आपको इनाम दिया जाएगा। विशेषज्ञ ये तय करेंगे कि आपने सही जवाब दिया है या नहीं। तो देखिए सुनिए, बहुत गौर से आप लोगों को यह सवाल सुनना है और इस सवाल का जवाब आप लोगों को देना है। और मैं ये सवाल आप लोगों के लिए आपके सामने रखता हूं। PM कुसुम योजना का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना का पूरा नाम आपको बताना है। जल्दी से हाथ खड़े कर लीजिए। जिसको भी इसका जवाब पता है आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे कि इस योजना का नाम क्या है, इस योजना के बारे में आपको क्या पता है। अगर इसका सही नाम आप बताते हैं तो आपको यहां कब दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। तो देखिए लगातार हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न का जवाब देने वालों को यहां सम्मान दिया जा रहा है, इनाम दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में हम पूछ रहे हैं आपसे कि PM कुसुम योजना का पूरा नाम आपको बताना है। देखिए कोशिश कर रहे हैं किसान और किसानों से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि PM कुसुम योजना के बारे में उनको लाभ जाहिर है हो रहा होगा और इसीलिए उन्होंने हाथ खड़ा किया। जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? श्री भगवान शर्मा जी, बताइए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो देखिए जवाब देने की कोशिश उन्होंने की है, भले ही वो सही जवाब ना दे पाए हों, लेकिन और लोगों से भी मैं कहूंगा जल्दी से हाथ खड़े कर लीजिए और इस योजना के बारे में बताइए ताकि हम आपके पास भी आए। और तमाम छात्रों ने हाथ उठाने शुरू कर दिए। देखिए इन्होंने भी हाथ उठाया, नाम बताइए और उसके बाद जवाब दीजिए। अभय प्रताप सिंह। सर ये PM कुसुम योजना की फुल फॉर्म है सर, ये प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान परियोजना। देखिए कोशिश जरूर आपने की है लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन बैठिए। और भी छात्रों ने हाथ उठाया था, देखिए हाथ उठाया। जल्दी से नाम बताइए अपना। मेरा नाम गजेंद्र सिंह, मैं करेली नदवाई से रहने वाला हूँ। प्रधानमंत्री जो कुसुम योजना का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान होता है। बैठ जाइए। देखिए और भी लोग हैं जो प्रयास कर रहे थे, जो छात्र हैं प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आपके पास भी मैं आना चाहूंगा। देखिए अंतिम पंक्ति में आप हैं, यहाँ आपके पास भी आना चाहेंगे और आपसे भी समझेंगे। मेरा नाम तुषार है, उसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, देखिए कोशिश करते हुए लगातार छात्र नजर आ रहे हैं और भी छात्र हैं जो हाथ उठा रहे हैं, उनके पास भी आएंगे। तो तमाम कोशिश लगातार कर रहे हैं छात्र और उनके पास हम आएंगे। अपना नाम बताइए और इसका जवाब। मेरा नाम नवीन मीना है, इसका जवाब है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान।
तो देखिए कोशिश करते हुए तमाम छात्र नजर आ रहे हैं और इसकी सही फुल फॉर्म बताने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसका सही जवाब क्या है ये विशेषज्ञ बताएंगे और उसके बाद ये भी वो बताएंगे कि कौन इस इनाम का हकदार है जिसके लिए ये तय किया जाएगा कि वो यहाँ आए और कब ले, लेकिन ये तय करेंगे विशेषज्ञ और इस योजना के बारे में भी बेहतर तरीके से हमारे किसानों और दर्शकों को बताएंगे। ये जो कुसुम योजना है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसका जवाब देने की कोशिश छात्रों ने की है और काफ़ी हद तक सही जवाब दिया है। ये एक जो उन राज्यों में जहाँ कम बारिश होती है या सिंचाई जल की सुविधा नहीं है या बिजली की आपूर्ति कम है, तो ये इस योजना के तहत जो सोलर पावर है उसका बेहतरीन ढंग से कैसे उपयोग करें जिससे किसान को एक तरह से फ्री में बिजली मुहैया हो और ख़ास करके सिंचाई के लिए। तो इस योजना में जो किसानों को सीधे लाभ पहुंच रहा है और इसका जो फुल फॉर्म पूछा गया था ये हमारे 3-4 छात्रों ने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे पहले जो जवाब दिया है मैं चाहूँगा उनको इनाम दिया जाए। बिल्कुल, तो आइए और जिस तरह से छात्र ने जवाब दिया था उसके नाम की घोषणा यहाँ कर दी गई विशेषज्ञों की तरफ से। आइए आप इनाम के हकदार बने। जोरदार तालियां इस छात्र के लिए बजाइए क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इस योजना के बारे में बताया और इस योजना के की जो सही फुल फॉर्म है, जो पूरा नाम है, वो इन्होंने बताया। तो जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। तो इस योजना के बारे में मैं कहूंगा विशेषज्ञों से कि बेहतर तरीके से कितना लाभ लोगों को हो रहा है, कितने लोग इससे जुड़ रहे हैं, कितने किसान भाई इसका लाभ उठा रहे हैं और किस तरह से वो लाभ उठाएं जो नहीं उठा पा रहे हैं, उनके बारे में आप बताइए। ये प्रधानमंत्री जो किसान ऊर्जा संरक्षण और उत्थान जो योजना है, ये महाअभियान है, इसके तहत जो कुल 17.5 लाख सोलर पावर इस्टेब्लिश करने का लक्ष्य है और ख़ास करके सिंचाई के लिए है और 7.5 जो हार्स पावर का जो आपका पंप है जो जिससे आप सिंचाई के लिए लगाते हैं किसान भाई, इस पे अनुदान काफ़ी मात्रा में अनुदान है और ये करीब 10 लाख इसमें जो ऐसे पंप हैं जो अभी बिजली से चल रहे हैं उनको भी सोलर में इसका सोलराइजेशन करने का लक्ष्य है। तो इस तरीके से ये योजना काफ़ी हद तक जो है ना किसानों को ये लाभ पहुंचा रही है। इसमें किसान जो है ना सिंचाई का अच्छी तरह से अपनी फसलों में उपयोग करके और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकेंगे। तो इस योजना के बहुत सारे लाभ हैं और ख़ास करके ये बंजर ज़मीन पर, जहाँ गांव में जैसे जो गांव समाज की कुछ ज़मीनें होती हैं बंजर, जिस पे कुछ भी नहीं उग रहा है या कोई काम में नहीं आ रही है, ऐसी ज़मीनों पर ये लगाएंगे। और इसमें एक और है, इसका नेटवर्किंग भी करने की योजना है। छोटे छोटे यूनिट्स लगेंगे, 2 मेगावाट की यूनिट्स, और उनको सारा आपस में कनेक्ट करके, और किसान भाई चाहें तो ये जो आपके जो एफपीओ हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप है या इस तरीके से आप इकट्ठे करके, और जो ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है उसको आप लोन के तौर पे उसको आप बेच भी सकते हैं बिजली विभाग डिस्काम को, तो उससे आय भी अर्जित कर सकते हैं। और 7.5 हार्स पावर तक के बिजली के जो ये आपके सोलर पंप हैं उस पे अनुदान है। उससे ज़्यादा का भी आप पावर का पंप लगा सकते हैं, लेकिन वो अनुदान के दायरे में नहीं आएगा। कोई किसान भाई चाहे तो इससे ज़्यादा पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है और इसमें अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो देखिए, इससे अच्छा लाभ आप कमा सकते हैं और इस योजना के बारे में आपको बेहतर बताया गया कि किस तरह से आप इसका लाभ उठा रहे हैं और जो नहीं उठा रहे हैं वो भी इसका लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री किसान, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं लगातार कुसुम योजना का, और कुसुम योजना के बारे में और भी सवाल आपसे पूछेंगे और सही जवाब देने वालों को इनाम का हकदार बनाया जाएगा विशेषज्ञों के द्वारा। तो लगातार हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। एक और सवाल इसी योजना से जुड़ा हुआ, बहुत गौर से आप लोग सुनिए क्योंकि उसके बाद आपको इसका जवाब देना है। और ये सवाल है कुसुम योजना से जुड़ा हुआ है। कुसुम योजना से किसानों को होने वाले कोई 2 लाभ बताइए। कुसुम योजना से जो 2 लाभ आपको हो रहे हैं या आप उसके बारे में जानते हैं, वो लाभ आपको बताने हैं और सही जवाब देने वालों को आप जानते हैं कि यहां इनाम का हकदार बनाया जाएगा। तो तमाम हाथ उठने लगे हैं और देखिए इस बार छात्राओं ने भी हाथ उठाने शुरू कर दिए हैं। छात्राओं से ही शुरुआत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो क्या जानते हैं। मेरा नाम निशा कुमारी मौर्य है। इसके 2 फायदे ये हैं कि एक तो किसानों को इससे सिंचाई के लिए बहुत अच्छी सुविधा है और दूसरा वह सोलर प्लांट लगा के
और अपनी मतलब बिजली उत्पादन करके उसको बेच भी सकते हैं। तो देखिए कोशिश करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं छात्रा। बैठिए आप लोग, और भी हाथ उठने थे यहाँ से, आपके पास भी आएंगे। और भी किसान हैं जो बताना चाह रहे थे, जल्दी से बता दीजिए। मेरा नाम वीरेश पकौर है, गांव टाड़ा है। और सोलर ऊर्जा से कई फायदे हैं, आपने हमें दो पूछे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि इससे बिजली की बचत होती है। जो बिजली हमें महंगी मिल रही है, जो काफ़ी मिल रही है, वो फ़ायदा है। दूसरी बात यह है कि किसानों को सिंचाई करने के लिए बिजली रात में मिलती है, तो उसके बजाय हम ये दिन में मिलती है। तीसरा फ़ायदा है कि सरकार हमें इस पर एक बहुत बड़ी अमाउंट में सब्सिडी दे रही है, जिससे क्या है हम पर आर्थिक भार नहीं आता है। और चौथा फ़ायदा यह है कि सोलर ऊर्जा का क्या है कि 25 साल तक इन प्लेटों का कुछ नहीं बिगड़ता है। 25 साल तक इसको मेंटेन की भी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए 4 लाभ गिनाते हुए नजर आ रहे थे किसान, और छात्रा ने भी आपको बताया कि किस तरह से उसका लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन और भी छात्र हैं और भी किसान हैं, उनसे भी कहेंगे कि वो भी हाथ उठाएं और बताएं कि इस योजना से 2 लाभ कौन से ऐसे हैं जो आप लोग उठा रहे हैं या आपको सही जानकारी है। तो देखिए लगातार कोशिश कर रहे हैं किसानों तक पहुंचने की, और देखिए यहाँ से हाथ उठना शुरू हो चुके हैं। छात्र ने हाथ उठा लिया है, तो छात्र से सबसे पहले पूछेंगे। पहला लाभ तो ये है कि जो डीजल की खपत है किसान की, वो बचती है, और उसको एक एक्स्ट्रा जो इनकम है उसका भी सोर्स बनती है ये, क्योंकि आप जो सब्सिडी मिलती है वो तो बचता ही बचता है। जो बिजली आपके पास एक्स्ट्रा जो उपलब्ध है वो आप सरकार को बेच सकते हैं, डिस्कॉम कंपनियों को, जिससे आप आर्थिक लाभ और पा सकते हैं। तो देखिए लाभ बताने की कोशिश इन छात्रों ने भी की है और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। और भी हैं हमारे साथ किसान भाई जो बताना चाह रहे हैं, उनके पास भी आएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम महेश कुमार है। इससे तो ये है कि 24 घंटे में बिजली उपलब्ध हो सकती है, और हम जैसे हमारी खपत ज़्यादा होती है, वो मतलब ज़्यादा उत्पादन होता है, तो हम बिजली को बेच भी सकते हैं। तो देखिए तमाम किसान हैं जो कोशिश कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं इसका सही जवाब देने की, लेकिन विशेषज्ञ क्योंकि हमारे साथ बने हुए हैं वही ये तय करेंगे कि किसने सही जवाब दिया है, सही इनाम का हकदार है, और क्या वो सही जवाब दे पाया है और वो लाभ उठा रहा है। और जितने किसान यहाँ मौजूद हैं, ज्यादातर किसान इसके बारे में जानते हैं, उन्होंने बताया है किस तरह से वो बता पाए हैं, ये विशेषज्ञ तय करेंगे। और इसके बेहतर लाभ क्या हैं जो किसानों को नहीं पता, वो विशेषज्ञ उनको बताएंगे। जिन भी किसान भाइयों ने, छात्रों ने जवाब दिया है, कमोबेश सबने सही जवाब दिया है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, और चूंकि 2 लाभ पूछे गए थे और सबसे पहले निशा ने जब जो है ना वो कप दे करके सम्मानित किया जाए, इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा इसके बहुत सारे लाभ हैं। तो एक तो सबसे पहली बात है कि आपको बहुत ही मतलब एक तरह से सस्ते दरों पे, या आप कहिए कि फ्री में ये बिजली उपलब्ध होगी। और जैसा एक जवाब में ये भी आया कि आप बिजली किसी भी समय उपयोग में ले सकते हैं। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पे बिजली आपूर्ति होती है, तो कई बार किसान भाइयों को रात में भी सिंचाई के लिए जाना पड़ता है, जब दिन का टर्म नहीं है, रात में बिजली आ रही है। तीसरा एक लाभ बताया किसी ने कि भाई इसको आप अगर एक्सेस बिजली पैदा करते हैं तो उसको आप डिस्कॉम जो वितरण कंपनियां हैं, बिजली वितरण कंपनियां, उनको बेच सकते हैं, उससे आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। तीसरा ये है कि इसको लगाने के लिए जो गांव में जो वेस्ट लैंड है, मतलब बंजर भूमि है, तो उसका जो सालों साल से कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो ये तो कुछ मोटे मोटे लाभ हैं। इसके अलावा जैसे कुछ राज्यों में हम देखते हैं, भारत एक विभिन्नताओं का देश है और वर्षा पे आधारित है कृषि हमारी, तो कई राज्यों में बारिश बहुत कम होती है, तो उन राज्यों में ये बहुत ही कारगर हो सकता है जहाँ पे सिंचाई जल की आवश्यकता है और बारिश नहीं हो रही है, तो अंडरग्राउंड वाटर जो निकालते हैं हम, उसके लिए हमारे को बिजली चाहिए। और उन राज्यों में खास करके जहाँ पे ये वर्षा कम होती है, वहाँ बिजली की आपूर्ति भी काफ़ी कम रहती है, तो दोनों तरह से फ़ायदा है ये ऐसे जगहों पे। तो ये अच्छा, दूसरा एक लाभ ये भी बताया गया कि एक नगण्य कास्ट पे है, सिर्फ इसमें 10% जो किसान है उसको 10% पूरी लागत का लगाना है, बाकी सब या तो सब्सिडी है या फिर बहुत सॉफ्ट लोन पे आपको पैसा उपलब्ध होता है किसान भाइयों को। तो ये सारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, इस योजना के। तो तमाम योजना के बेनिफिट्स आपको गिनाए और विशेषज्ञ लगातार आपको इनके लाभ बता रहे थे, लेकिन इनाम की घोषणा चूंकि हो चुकी है, आइए उस छात्रा के नाम की घोषणा हो चुकी है जिन्होंने सही जवाब और सबसे पहले जवाब, पहला प्रयास और वही कामयाब,
इनका हुआ है, इसलिए इनको इनाम का हकदार बनाया जाता है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार हम जो है सवाल कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं किसान और छात्राएं और छात्र लगातार जवाब दे रहे हैं, इनाम के हकदार बन रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये तय कर रहे हैं कि कौन इनाम का हकदार है और किसने सही जवाब दिया है। तो देखिए, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और एक और सवाल आप लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह से आप लोग जवाब दे रहे हैं, इनाम के हकदार बन रहे हैं, बाकी लोग जो यहाँ किसान मौजूद हैं वो भी अपनी जानकारी साझा करें, वो भी जवाब दें, वो भी प्रयास करें, वो भी कोशिश करें। इसलिए एक और सवाल आप लोगों के लिए, और सवाल बहुत गौर से सुनिए, इसी योजना से जुड़ा हुआ सवाल है। देखिए, कुसुम योजना पर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कितने प्रतिशत सब्सिडी देती हैं? देखिए, हाथ उठने शुरू हो चुके हैं और सवाल पूछते ही यहां हाथ उठने शुरू हुए हैं। तो शुरुआत करेंगे छात्रों के साथ, किसानों के साथ, और लगातार कोशिश कर रहे हैं छात्र और किसान, तो इसलिए किसानों से शुरुआत इस बार यहां करेंगे और लगातार आपसे जानेंगे कि क्या सही जवाब है इसका। देखिए, यहाँ हाथ उठा था सबसे पहले किसान भाई का, क्या नाम है? महेश कुमार है। 30% राज्य सरकार और 60% भारत सरकार देगी। तो कुल मिलाकर कितना? 90%। ठीक है। देखिए, और भी किसानों ने और छात्रों ने यहाँ सवाल का जवाब देना चाहा है, इसलिए उनके पास भी आएंगे, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी समझेंगे कि वाकई वो इसका सही जवाब जानते हैं, क्या वो इसका लाभ उठा पा रहे हैं, कितनी सब्सिडी उनको मिल रही है, ये भी समझेंगे। तो देखिए, तमाम हाथ उठे थे, खड़े हो जाइए जिन जिन छात्रों ने हाथ उठाए थे, जल्दी। राज्य सरकार का इसमें 30% अनुदान होता है और केंद्र सरकार का इसमें 60% अनुदान होता है। टोटल मिला के 90% अनुदान होता है। ठीक है, बैठिए। आपने भी हाथ उठाया था, जल्दी से खड़े हो जाइए। राज्य सरकार द्वारा 30% दिया जाता है अनुदान और 60% दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और बाकी जो 10% का खर्चा है वो होता है किसान के लिए बस। तो देखिए, तमाम कोशिश की जा रही है छात्रों की तरफ से, और भी छात्र हैं जो बताना चाह रहे हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। और मेरा नाम अंकित कुंतल, और राज्य सरकार देती है 30% की अनुदान और केंद्र सरकार भी 30% देती है, और 30% नाबार्ड मिलता है जो लोन के रूप में मिलता है, और 10% किसान को लगाना पड़ता है। तो देखिए, कोशिश की गई है छात्रों की तरफ से, किसानों की तरफ से। अब सही जवाब किसने दिया है ये विशेषज्ञ तय करेंगे, और वो बेहतर तरीके से भी बताएंगे कि इसको लेकर कितना लाभ यहाँ मिल रहा है। देखिए, ये जो भारत सरकार की योजना है, बहुत ही अच्छी योजना, कुसुम योजना, और इसमें छात्रों ने बहुत सारा रुचि दिखाई है और जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब हमारी युवा जो है इस पे काफ़ी जागरूक हैं भारत सरकार की योजनाओं को लेकर के। और एक वैसे तो जवाब कईयों ने दिया है, लेकिन सही जवाब अंकित ने जवाब दिया है, क्योंकि इस पे जो सब्सिडी की आपने बात करी थी वो 60% ही सब्सिडी है, और जो 30% है वो सॉफ्ट लोन है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि 30% जो है ना वो लोन पे ले सकते हैं, और 10% जो है ना वो किसान को खुद बियर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इनको मैं चाहूंगा कि इनको पुरस्कार दिया जाए। बिल्कुल। तो वो छात्र आए जिनके नाम की घोषणा यहाँ हो चुकी है, और सही जवाब जिन्होंने दिया है, जोरदार तालियां इनके लिए बजवाइए। इन्होंने सही जवाब दिया। इधर आ जाइए। तो इनाम के हकदार ये बने और सही जवाब इन्होंने दिया। बाकी लोग भी प्रयास कीजिए ताकि वो भी इनाम के हकदार बन सकें। लेकिन यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। छत्तीसगढ़ में दुगानी गांव है जहां हम लोग मौजूद हैं। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 3 एकड़ में तालाब खनन का कार्य किया हूँ सब्सिडी में। किसान का अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुँच रहा है। इसमें से मेरे को 1,25,000 का अनुदान राशि मिला। यहाँ पर जो हमारे किसान भाई है उनकी जो आमदनी है वो कई गुना बड़ी है, तो आप भी इस योजना से लाभ की प्राप्ति करें। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर 5 फरवरी सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और लगातार प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, उत्तर आप लोग दे रहे हैं और विशेषज्ञ आपको इनाम की घोषणा करते हुए लगातार आपको नजर आ रहे होंगे। तो इसलिए सवालों का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाएंगे और एक बार फिर से आपसे सरसों की फसल के बारे में जानकारी जुटाना चाहेंगे। किस किस को इस सवाल का सही जवाब पता है वो हाथ उठाइएगा, उनके पास आएंगे और सवाल आप लोगों के लिए बहुत गौर से सुनिए। सरसों का भंडारण कैसे किया जाता है, सरसों का भंडारण कैसे करते हैं आप लोग, आपको ये बताना है। ये सवाल है आपके लिए, जल्दी से खड़े हो जाइए। देखिए हाथ उठने लगे हैं, प्रयास होने लगे हैं, कोशिश होने लगी है और इस कोशिश पर अब देखना है कि वो कितने खड़े उतरते हैं। जल्दी से किसान भाई के पास आएंगे और उनसे उनका नाम जानेंगे और उसके बाद इसका सही उत्तर क्या है वो भी बताएं। मेरा नाम नरपत सिंह है। सरसों का भंडारण कैसे करते हैं? सरसों में भंडारण के लिए एक तो खास बात ये रखती है, इसकी नमी का ध्यान में रखना चाहिए। 8 से 10% ही नमी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा नमी होने पे उसमें फंगस की मात्रा फंगस लग जाती है। और ज़मीन से फर्श के ऊपर 6 इंची या तो ईंट लगा दें या कोई लकड़ी के फंटे लगा दें, उसके ऊपर बोरों को रखना चाहिए, जिससे हवा का आदान प्रदान हो सके, जिससे बीज खराब नहीं होता है। देखिए सरसों का भंडारण किस तरह से किया जाए वो बता रहे थे और भी किसान हैं जिन्होंने हाथ उठाए थे। जल्दी से खड़े हो जाइए और बताइए। मेरा नाम बीरेश बगौर है, गांव टाड़ा। और सरसों को भंडारण करने से पहले सबसे पहले तो उसके मॉइस्चर को निकालना चाहिए। वो करीब 8% के आसपास ही मॉइस्चर रहना चाहिए। दूसरी बात है कि उसको 2 तरीके से करते हैं। या तो आप जूट के जो बैग हैं उनमें रखें, ताकि जैसे सरसों का थोड़ा सा हवा है वो सफोकेशन उसके अंदर ना बने और फफूंदी नहीं आए। दूसरा है, यदि आपके पास जूट के बैग नहीं है तो ऐसी जगह पर खुली जगह, मतलब हवादार थोड़ी जगह हो, और जहाँ ऐसा भी ध्यान रखना पड़ता है कि बरसात का समय आ रहा है तो मॉइस्चर नहीं जाए वहाँ तक, ये भी है। साइडों से पैक करना चाहिए और उसको ये खुला आपने भंडारण किया है तो उसको बदलते रहना चाहिए कभी कभार। और इसके तो ये ऐसा करना तो बहुत कम होता है किसानों के पास में। सबसे बेटर यही है कि जूट के बैगों में उसको भरें। भरने के बाद ज़मीन से 6 इंच ऊपर या लकड़ी के पाटे या कुछ रखें। यदि लकड़ी के पाटे भी उपलब्ध नहीं हैं तो ज़मीन में नीचे भूसा डाल दें, 6 इंच भूसा डाल दें और भूसे के ऊपर आप जूट के बैगों को भंडारण कर सकते हैं, क्योंकि वो जो भूसा है, जो मॉइस्चर पैदा होता है, नमी जो आती है उसको सोख लेता है और वो बैगों तक नहीं पहुंचता। तो देखिए सही भंडारण कैसे करें, लगातार कोशिश कर रहे हैं और छात्र भी बता रहे हैं, किसान भी बता रहे हैं, लेकिन सही सवाल का सही जवाब देने वालों को यहाँ इनाम दिया जाएगा। तो देखिए और भी छात्र हैं और भी किसान हैं जो कोशिश कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो हाथ उठाइए जल्दी से और बताइए, जिसने हाथ उठाया था कि उनको सही जानकारी है या नहीं, ये तय करेंगे विशेषज्ञ। लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर जिसके पास भी है वो हाथ उठा सकता है, जल्दी से प्रयास कर सकता है, कोशिश कर सकता है, और ये कोशिश उसकी कितनी कामयाब होगी ये विशेषज्ञ तय करेंगे। ये विशेषज्ञ बताएंगे कि वाकई उन्होंने सही सवाल का सही जवाब दिया है। लेकिन देखिए लगातार आप कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कामयाब होती है। तो एक बार फिर से कोशिश करने की बात आपसे मैं कहूंगा और गुजारिश करूंगा कि आप हाथ उठाइए और बताइए कि क्या सही जवाब है। तो देखिए इस छात्रा ने भी हाथ उठाया, इनसे भी समझेंगे क्या है सही भंडारण का तरीका। कविता है, 3 चीज़ों का मोस्टली ध्यान देना होता है, टेम्परेचर, मॉइस्चर और इंसेक्ट्स। तो टेम्परेचर और मॉइस्चर जब सूटेबल होते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मॉइस्चर कम से कम हो और टेम्परेचर सूटेबल ना हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रो करने के लिए। तो मॉइस्चर और टेम्परेचर का इन्होंने जिक्र किया है। अब विशेषज्ञ बताएंगे कि वाकई सही जवाब किसका था, क्या सही जवाब ये लोग दे पाए हैं या नहीं, ये विशेषज्ञ तय करेंगे। तो विशेषज्ञों पर मैं ये छोड़ता हूं कि किसका सही जवाब था ये भी बताएं और सही भंडारण का क्या तरीका है वो भी बताएं। लगभग इस सवाल का जवाब जो है 3 लोगों ने दिया है, जिसमें कि एक छात्रा ने जवाब दिया है और 2 किसान भाइयों ने जवाब दिया है। तो मुझे लगता है कि जो छात्रा ने बताया है कि इसमें जो मॉइस्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और टेम्परेचर का भी कहीं ना कहीं इसका रोल है। तो और बाकी चीज़ें लगभग सभी ने सिमिलर बताई हैं। तो मुझे लगता है कि छात्रा को इसका जो है कप मिलना चाहिए
और बाकी जहाँ तक भंडारण की बात है, तो सरसों का भंडारण करने के लिए सबसे पहले हमको जो भंडार गृह है उसकी जो छत को देखना चाहिए और फर्श को चेक करना चाहिए, कहीं से वो ऊपर से पानी का लीकेज तो नहीं है, या फर्श में अगर चूहों के बिल हैं तो उसको हमको सीमेंट लगा करके ठीक कर देना चाहिए। और उसके बाद में जिन बोरों में हमको सरसों को भरना है, जैसे जूट के बोरे हैं, अगर बोरे पुराने भी हो सकते हैं तो उनको हमको 1 से 2 दिन तक बोरों को धूप में सुखाना चाहिए। और सही जो नमी बीज में लाने के लिए बीज को भी, सरसों के बीज को भी 1 से 2 दिन हमको धूप में सुखाना चाहिए। और बोरों और बीज को धूप में सुखाने के बाद जूट के बोरों में सरसों को रखना चाहिए, क्योंकि सरसों का जो बीज है, कोई भी बीज जीवित सामग्री है, तो जूट के बोरों में रखने से थोड़ा सा हवा का आवागमन रहता है। और जहाँ तक भंडार गृह में सरसों को रखने की बात है, तो सरसों के जो बोरों में किसान भाइयों ने भरा है जूट के बोरों में, उसको दीवार से किनारे लगा के नहीं रखना चाहिए, उसको लगभग 8 से 10 इंच हमको अलग उससे लगाना चाहिए। और जहाँ तक ज़मीन में बोरों को रखने की बात है, तो वहाँ पर किसान भाइयों को या तो लकड़ी के तख्तों पर बोरों को लगाना चाहिए, या फिर लकड़ी के तख्ते अगर उपलब्ध नहीं है तो हम किसान भाई ईंटों को बिछा कर के भी बोरों को लगा सकते हैं। और समय समय पर भंडार गृह को चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी इसमें जो नमी है, नमी आने के कारण ही होती है। क्योंकि जैसे ही बीज में नमी आना किसी भी तरह से शुरू होता है, वहाँ से ही जो बीज का डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, और कई बार ज़्यादा नमी आने से बीज भंडार गृह में ही उगने लगते हैं। तो बीच बीच में जो भंडार गृह को खोल के चेक करते रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस विधि से भंडार करके और किसान भाई 6 महीने से लेकर के 1 साल तक सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं। बिल्कुल, तो विशेषज्ञों ने आपको सही जानकारी दी और बताया कि किस तरह से सही भंडारण किया जा सकता है और उसका दुगना लाभ आप लोगों को मिलेगा। तो निशि के नाम की यहाँ घोषणा हुई थी, वो छात्रा जल्दी से आए और अपना कप यहाँ लें, क्योंकि आपने सही जवाब दिया था, ये कहना है विशेषज्ञों का। इधर आते जोरदार तालियां इस छात्रा के लिए, उन्होंने सही जवाब दिया था। यहां इस कार्यक्रम में प्रश्न मंच में तमाम सरसों से जुड़े हुए, फसलों से जुड़े हुए सवाल हमने पूछे, भारत सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में भी सवाल पूछे गए और उसका जवाब आप लोगों ने दिया। तो जोरदार तालियां सबसे पहले विशेषज्ञों के लिए इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। तो फिलहाल प्रश्न मंच में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, कहीं और नई जगह, नई योजनाओं के साथ, नई फसलों पर चर्चा के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।